नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टोक्यो से एक जबरदस्त भाषण दिए हैं और टोक्यो से उन्होंने संदेश दिया है। संदेश ये दिया है कि हमारे जो पुराने साथी हैं उनके साथ मिल करके हम क्या कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जापान में 2 दिन रहेंगे, 29 और 30 अगस्त को। 30 अगस्त की संध्या काल में संभवतः वो चाइना जाएंगे, 30 को ही शायद चाइना पहुंच जाएंगे। और जापान के बाद चाइना में वो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो लगभग 30 वर्ष हो गया है, 29 वर्ष, 1996 में इसका गठन हुआ था। और तब रशिया के, चाइना के जो राष्ट्रपति थे, उन्होंने इसका गठन करने में, इसके गठन में बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। और जो प्रारंभिक देश थे उसमें चाइना, रसिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये सारे देश थे। और बाद में धीरे धीरे ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो यूएन से भी डील करना शुरू किया, एशियान से भी डील करना शुरू किया, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो दुनिया भर में जैसे ब्रिक्स है उनके साथ भी डील करना शुरू किया। हर तरह के, मुख्य रूप से जो एससीओ है वो जो एशियन पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए और इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए एशियन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। अब एससीओ के सदस्य भारत भी हैं, पाकिस्तान भी है, लेकिन एससीओ के सदस्य जापान नहीं है उस रूप में अभी। जरा देखना यार, एससीओ के सदस्य जापान है कि नहीं, एक सेकंड। हाँ, इसको एडिट करना पड़ेगा तुमको। जापान एससीओ का सदस्य है। दस सदस्य देश है ना। है? नहीं है ना। भारत, पाकिस्तान, ईरान, बेलारूस, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रूस, मंगोलिया, अफगानिस्तान नहीं है। ठीक है। हालांकि जापान एससीओ का सदस्य नहीं है, लेकिन भारत अब रूस, चीन और जापान के साथ अपनी मित्रता को मजबूत करने के मिशन पे निकल चुका है। और प्रधानमंत्री ने इस प्रकार से अमेरिका को सख्त लहजों में, जो लहजा कोई बोला नहीं, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बिना बोले अमेरिका को संदेश दे दिया। आप 50 कर दें, 100 कर दें, 1000% कर दें, आपकी बला से, आप करते रहिए, बढ़ाते जाइए। मित्रों, भारत अब जिस राह पर चलने की तैयारी कर रहा है, भारत को उस राह पर पहले चलना चाहिए। भारत में जितनी कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों की जड़ में अमेरिका है, अमेरिकी गवर्नेंस है। वो डेमोक्रेसी के नाम पर इमोरलिटी का दुनिया में सबसे घटिया उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वो अमेरिका है। और इसीलिए आज अगर प्रधानमंत्री ने जापान को अपना पहला ठिकाना चुना है, इस टैरिफ के बाद जो पहली यात्रा प्रधानमंत्री विदेश की कर रहे हैं, तो पहला ठिकाना उन्होंने जापान चुना है। और ये नेशनल समिट हो रहा है, इंडो नेशनल समिट हो रहा है, उस समिट को पहला उन्होंने
डेस्टिनेशन चुना? क्यों चुना? मित्रों, जापान एक ऐसा डिपेंडेबल फ्रेंड है भारत का, जो हर विपरीत परिस्थिति में भारत के साथ खड़ा रहा है, और आज से नहीं, भारत की आजादी मिलने के पहले। इसलिए अगर आज मैं ये कहूं कि प्रधानमंत्री मोदी उन 2025 के सुभाष चंद्र बोस बन गए हैं, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। प्री इंडिपेंडेंस अंग्रेजों से लड़ने के लिए उन्होंने उस वक्त जापान का सहयोग मांगा था, सुभाष बाबू को, और सुभाष बाबू का जो आर्मी थी उसको जापान ने खुल करके समर्थन दिया था। और वो लंबा हो जाएगा विषय, लेकिन इतना आपको संक्षेप में कह दें कि सुभाष बाबू के उस आर्मी की वजह से, जिसे जापान समर्थन कर रहा था, अंग्रेज को पीछे हटना पड़ा। बाद में हालांकि हमने आंदोलन का श्रेय एक ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया और कुछ व्यक्तियों को दे दिया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस की भूमिका को कम करके आंकना सबसे बड़ी भूल होगी। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जब 1956 में एटली जब भारत आए, तो उन्होंने बंगाल के गवर्नर को इंटरपर्सनल बातचीत में यह बात बताई कि एक तरफ तो सुभाष बाबू का जोर था, एक दूसरी तरफ जो सेना में विद्रोह हो रहा था, और भारत को सस्टेन करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मजबूरी में हमें आजादी देनी पड़ी। खैर, वो एक अलग विषय है। अभी प्रधानमंत्री मोदी अपने उसी पुराने दोस्त की तरफ देख रहे हैं, लौट रहे हैं। जापान के साथ हमारी व्यापारिक डील, हमारी सांस्कृतिक डील बहुत जबरदस्त है। हम कल्चरली भी बहुत करीब हैं। बुद्ध का देश है और बुद्ध को मानने वाला देश जापान भी है, और इसीलिए बोधगया में न सिर्फ जापानियों का प्रेजेंस है, जापानी वहां पर आते हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए, बल्कि जापान का भारत में निवेश एक बहुत बड़ा कारण हमारे यहां बुद्ध का होना है। हम बुद्ध स्टेट हैं, ये जापान को अच्छा लगता है। और जापान गवर्नेंस के मामले में दुनिया में सबसे बेहतरीन मॉडल है। वहां की मोरालिटी, वहां के समाज की जो नैतिकता है, उससे आप सीख ले सकते हैं। और मैं अगर कहूं कि मैं तो बहुत पहले से कहता रहा हूं कि भारत को अगर कोई मॉडल अपनाना चाहिए, वहां के करप्शन को आप छोड़ दीजिए, थोड़ा बहुत तो हर जगह रहता है, तो उस मॉडल को अगर आप छोड़ दें तो बाकी जापान से सिर्फ सीख ही सीख है। जापान से संबंध अगर आपका अच्छा है तो आप समझिए आपकी बल्ले बल्ले है। दुर्भाग्यवश पिछले 77-78 वर्षों में हमने एक डिपेंडेबल अलाय बनाया उसको, जो महाधूर्त स्टेट है। हमने अपना पूरा ब्रेन ड्रेन करवाया, यहां से इंटेलेक्ट तैयार किया, एक्सपोर्ट किया अमेरिका, और आज सब हमारे ही खिलाफ खड़े हो गए, और भारतीय वहां पर वल्नरेबल सिचुएशन में बनते जा रहे हैं। लेकिन पहला दोस्त चुना प्रधानमंत्री मोदी ने जापान को। बहुत बधाई प्रधानमंत्री को। अब एक ऐसे दोस्त, मित्रों, दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जो किसी भी परिस्थिति में भारत के साथ खड़े होंगे। अगर भारत की कोई विपरीत परिस्थिति भारत के सामने खड़ी होती है, और उसमें जापान भी के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। और दूसरा जो सबसे भरोसेमंद अलाय अभी तक रहा है, वो है रूस। आपके पास जम्मू कश्मीर नहीं होता अगर रूस आपका साथ न दिया होता, और कई मौकों पर रूस ही वो देश है जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपने वीटो का इस्तेमाल करते हुए कश्मीर को जो सिक्योरिटी